देखिए भाई, आज बना था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो समझ लें, ये वेक्टर चल रहा था अपना। वेक्टर की एक निश्चित लंबाई होती है, एक निश्चित दिशा होती है, और अगर ए से बी वेक्टर है तो इसे ए बी लिखते हैं, और बी से ए वेक्टर है तो इसे बी ए बी की दिशा ए से बी की तरफ है और बी ए की दिशा बी से ए की तरफ है। और अगर मूल बिंदु कहीं पर हो और मूल बिंदु से हम इन वेक्टर के बिंदुओं को अगर हम जोड़ें तो मूल बिंदु से इस वेक्टर तक की, इस बिंदु तक की दूरी अगर हम देखें तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ओ ए, और इसे हम कहेंगे बी बिंदु तक का जो वेक्टर है ओ बी, और ओ बी माइनस ओ ए ये कहलाता है किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू ओ बी। याद, तो कोई दो बिंदुओं को मिलाने का कोई वेक्टर बन रहा है तो वो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। किसी वेक्टर की अगर हम मॉड की बात करें तो उस वेक्टर की लंबाई निकल आती है। यानी अगर ये वेक्टर की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है तो अगर हमने इसका मॉडुलस निकाल लिया तो इस मॉडुलस का मतलब है उस वेक्टर की लंबाई, दिशा से फिर कोई मतलब नहीं है। और मॉडुलस किसी भी वेक्टर यानी किसी भी वेक्टर को कहते हैं सदिश, किसी सदिश का मॉडुलस हमेशा अदिश होता है, क्योंकि जो मान हमने निकाला है उसकी कोई दिशा नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे, बहुत सारे फॉर्मूले हमने बताए थे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इस पर बात करेंगे। जब ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल कह रहा है, इसका मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी होता होगा, ठीक है। उस पर हम इस अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ये अलग टाइप का गुणनफल है, यानी प्रोडक्ट कहते हैं गुणनफल को इंग्लिश में, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। अब स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, या इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोनों शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये शब्द याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो अदिश गुणन है उसको दिखाया ही ऐसे जाता है, ए डॉट, इनके बीच में डॉट लगाया। इस डॉट का मतलब है, आप समझ जाइए कि गुणा तो हो रही है लेकिन अदिश वाली हो रही है, ठीक। और ये जो अदिश गुणा आती है ये आती है वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी मॉड। ये कॉस थीटा कहाँ से आया? क्योंकि आप देख रहे हैं ए मॉड भी अदिश है। अभी मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस उस वेक्टर की लंबाई होती है। लंबाई जो है वो एक राशि है, राशि तो अदिश ही होगी, ठीक है। जब वो मान निकल गया, परिमाण निकल के आ रहा है, तो ये मॉड ए भी एक परिमाण है, मॉड बी भी एक परिमाण है। ना तो मॉड ए के परिमाण में कोई दिशा है, ना मॉड बी के परिमाण में कोई दिशा है, और कॉस थीटा तो होता ही अदिश है। अदिशों की गुणा निकाल रहे हैं तो एक अदिश आ रहा है। ये पूरी राशि कैसी है? ये है स्केलर, ये राशि है स्केलर, यानी कैसी राशि है ये? स्केलर को इंग्लिश में कहते हैं अदिश राशि। तो डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से दिखाते हैं। सवाल ये उठता है थीटा कहाँ से आया? अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम बी के समांतर एक वेक्टर खींचेंगे ए के एंड पॉइंट से, और लंबाई भी उतनी ही रखेंगे जितनी बी की लंबाई है, तो ये भी बी ही वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि दो समान वेक्टर की परिभाषा में हमने पॉइंट कहाँ से वेक्टर बन रहा है उसका जिक्र नहीं किया था, उसके बारे में नहीं बताया था। हमने बताया था फ्री वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, जो लंबाई और समान होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए। तो समांतर होने से दिशा समान हो गई और लंबाई हमने समान लिया, तो ये वेक्टर बी जो था उठा के यहाँ लिया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो वेक्टर पढ़ाया था हमने ये बताया था कि वेक्टर, हम फ्री वेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हम स्पेस में स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये होगा बस होगा पॉइंट। अब वो कहाँ होगा ये कोई जरूरी नहीं, वहाँ वेक्टर है उसके समांतर यहाँ खींचेंगे, तो उस वाले वेक्टर को हम यहीं पे मान लेंगे। इनके बीच में जो कोण आ रहा है वो कोण है थीटा, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे क्या कहानी चल रही है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। अब इनके बीच में कोण कितना है? थीटा। ये जो ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी इसकी? मॉड ए होगी। तो बात ठीक है बिल्कुल, मॉड ओ ए बराबर कितना होगा? मॉड
अगर मैं यहाँ लंब डाल दूं एक और यहाँ cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा बटा आधार बटे कट, यानी ओ एम बटे कितना ओ कितना आ गया ओ एम बटे ओ ए का मॉड, यानी ओ एम बटे ओ ए का मॉड का मतलब हुआ ए वेक्टर का मॉड। तो ओ एम की लंबाई कितनी आ गई ए वेक्टर cos थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये पूरा बी वेक्टर है, ये लंबाई है मॉड ए cos थीटा। ठीक है, अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से कोण थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये वेक्टर ए यहाँ पे आके गिरा, ये प्रोजेक्शन हो गया इस वेक्टर का। जी वेक्टर ए का जो हेड है ना ए पर है क्या बेटा? वेक्टर ए का हेड ए पर है, वेक्टर ए का हेड ये है, अगर आपको उसके ऊपर लिखा है उसके ऊपर वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है। ऊपर वाले कहाँ लिखा है? ये जो लिखा है नहीं, इसके नीचे थीटा है, थीटा आपने यहाँ पर दोनों का टेल के लिए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ठीक है, तो खाली दिशा का ही फर्क पड़ेगा। ये कोण इधर लोगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, परिमाण वही लेंगे। तो ये OM कितना आ गया आपके पास एक और, ये जो इसका यहाँ पर प्रोजेक्शन आया है ए का प्रोजेक्शन इस वेक्टर से, इसकी गुणा जब हम बी के मॉड से करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकलता है। यानी एक वेक्टर ले रहे हैं और उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो दूसरे वेक्टर पर आ रहा है, उस प्रोजेक्शन की गुणा हम उस वेक्टर के मॉड से जब करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट निकल के आता है। ये जब फिजिक्स में कभी इसका प्रयोग करोगे, मैथ में थोड़ा सा समझाने में बहुत समय लगेगा, फिजिक्स में जब आप करेंगे तो आपको चीज़ें ये पकड़ में आएगी। बहरहाल हमारी बात अभी यहीं पर खत्म हो जाती है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकले। यदि इफ थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से लेस, देन ए डॉट बी इज नोट में आएगी। दूसरा नोट आएगा, ये तो नोट 1 हो गया। सेकंड नोट है इफ थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, देन ए डॉट बी इज। ठीक, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आएगी डॉट में, नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट से काम चल जाता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री ले लिया जाए तो ए डॉट बी जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, ए मॉड बी मॉड cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू, यानी इफ टू वेक्टर्स A and B are perpendicular, that is A is perpendicular to B, then A dot B must equal to 0। ठीक, नंबर 4, if A dot B equal to 0, then अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, उस स्थिति में आपके पास क्या क्या चीजें संभव हो सकती। नंबर 1, फर्स्ट तो पहली बात तो ये कि थीटा बराबर कितना होगा, और इसके अलावा क्या हो सकता है, मॉड A इक्वल टू 0 और मॉड B इक्वल टू 0, और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू 0, दोनों का मॉड 0 हो जाए तब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, या A और B में से किसी भी एक वेक्टर में से कोई दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर 0 हो जाए, या फिर उनके बीच में एंगल 90 हो जाए। इन तीन स्थितियों में किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, और नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा का मान 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो। कोई समस्या है तक? क्लियर है सब चीजें? और आगे बात करते हैं ए वेक्टर का, ए वेक्टर से ही मॉड निकालना। अगला टॉपिक है टू फाइंड ए डॉट बी, यानी किसी वेक्टर का उसी से अगर हम मॉड निकालें,
तो हमारे पास a डॉट a कितना आएगा? अपनी डेफिनेशन तो ये रहती है मॉड a इंटू इनके बीच में किसी वेक्टर का खुद से कितने डिग्री कोण होगा? 0। और 0 कितना होता है अपन? ये कितना होगा? मॉड। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर कंपटीशन की तरफ बढ़ोगे, यहाँ पर भी कहीं हमने काफ़ी जगह यूज़ किया है, कंपटीशन में तो बहुत ही यूज होता है कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा है मॉड का तो वो a डॉट a लिखो। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी a स्क्वायर लिखा होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कभी कभी ऐसे। 3 तरीके से लिखता है इसको। और ये तीनों अलग अलग, इनमें से 2 तो सेम है, एक अलग। अगर a पर कैप लग के स्क्वायर लगा है, इसका मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ये बताया ही नहीं कि ये जो स्क्वायर हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट वाले पे स्क्वायर का मतलब तो a को a से मल्टीप्लाई किया होगा। अब वेक्टर में किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साधारण वाली मल्टीप्लाई नहीं चलती है, a गुणा a कर दिया तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, वहाँ तो बोले में बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस पर थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। जब हमें डॉट और क्रॉस नहीं पता तो हम स्क्वायर का इसका कोई मीनिंग नहीं है। मॉड a का मतलब है कि किसी वेक्टर का परिमाण निकाला हमने, वो तो एक संख्यात्मक मान आएगा, रियल वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर। और अगर खाली a पे स्क्वायर लिखा है तो याद रखो a का मतलब भी अगर ऊपर कैप नहीं लगा तो मॉड a ही होता है। अगर किसी वेक्टर के नाम में ऊपर कैप नहीं लगा तो इसका मतलब उसका परिमाण है। ये भी एक परिमाण को लिखने का तरीका होता है कि आप उसमें वेक्टर का निशान मत लगाइए, खाली वो लेटर लिखिए। क्लियर हो गई बात? तो ये बोर्ड में बहुत कंफ्यूजन में बच्चे रहते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में विस्तार से अभी थोड़ी देर में और आगे यार। अब पहुंच जाते हैं हम अपने आई जे के पर। ठीक है, आई जे के का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं अभी। पहले हम निकालते हैं आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कॉमा जे एंड आई जे के का हम डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आई डॉट जे। हाँ आ जाइए, कौन है? हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बिल्कुल, किसने मंगाई? ठीक है, ले जाओ। आई जे के नहीं आ रहा? चलो आ गया। ऐसे देख लेंगे बच्चे। तुम लोगों को तो देखनी है, हमें तुम लोगों से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। मालूम है आई जे के लिखा है। ठीक है, तो आई डॉट जे निकाल, पहले आई डॉट आई निकालो। किसी यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से ही हम प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई कैप मॉड आई कैप, बच्चों शोर शराबा नहीं। और ये आ गया इनके बीच में कोण 0, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ गया? 1। तो आई डॉट आई कैप कितना? 1। ठीक है, और वैसे भी हम जानते थे कि किसी वेक्टर का जब उससे डॉट निकालते हैं तो उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आता है। हम वैसे भी तो करके मान लो जे डॉट जे निकाले तो हमें मालूम है ये क्या आएगा? ये आएगा जे का मॉड का स्क्वायर। और जे का मॉड कितना होता है? 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? तो कुल मिला के हमें पता लग गया आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के किसके बराबर? 1। ठीक है, अब जरा अदला बदली कर लेते हैं। ये तो एक केस क्लियर हो गया। अब निकालते हैं आई डॉट जे। आई ए मॉड बी मॉड यानी आई मॉड जे मॉड कॉस, इनके बीच में कोण कितना? 90। कितना आ गया? तो आई डॉट जे जो है वो 0 आ गया। सो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई बराबर। क्लियर है? इसी को थोड़ा सा हम लेते हैं फिर से अगेन, नया कंसेप्ट बात करें। ए डॉट बी ले रहे हैं, क्या आएगा? ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। लेकिन अगर इनको हम बी मॉड पहले लिख दें, ए मॉड कॉस थीटा। अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझाऊं तो अब मैं बी से लंब डाल रहा हूं, एक बार इसे आगे बढ़ा दें।
क्यों? और जब मैं बी से इस पर लंब डाल रहा हूँ, समझते रहे ध्यान से, तो आंसर क्या आना चाहिए? बी का प्रोजेक्शन ए पर वो कितना आएगा? मॉड बी कॉस थीटा, बी का ए पर निकाल और उसे ए के मॉड से मैं गुणा कर दूंगा, तो क्या बनेगा ये? बी डॉट। क्यों? मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा है ना, इसका मतलब तो बी डॉट ए हुआ और ए डॉट भी था ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। और जो नंबर्स रियल नंबर्स में वैल्यू आएगी, रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है कम्यूटेटिव, 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3, पलट के लिख दिया, जैसे पलट के लिखा बी डॉट ए बन गया। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट क्रमबद्ध में होते हैं, इसीलिए आई डॉट जे बराबर हो जाएगा जे डॉट एम। बस समझ आ रही? इसीलिए जे डॉट के आ जाएगा के डॉट जे, और इसीलिए आई डॉट के आ जाएगा के डॉट आई, और वो बराबर आ जाएगा जे। बन कौन बोला है? हमेशा गलत बोल, कॉपी में सही करते हो तुम, कॉपी में तुम्हारे 98 नंबर है, बोर्ड पे तुम चलो चलिए, तो ये बात समझ में आ गई? ये वाली बात बहुत गहरी है। इसका इस पे प्रोजेक्शन गुणा इसके मॉड की गुणा जब हम कर रहे हैं, तो इसका जब इस पे प्रोजेक्शन आ रहा है गुणा इसका, ये दोनों बराबर आती है। ये फिजिक्स का काम है, ठीक है? चल आगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन। ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसे कहते हैं ए का बी पर प्रक्षेप। ये शब्दावली का हम प्रयोग कर रहे हैं। किसी वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप होता क्या है? किसी वेक्टर ए का बी पे जब हम प्रक्षेप निकालते हैं, ठीक है, वो निकल कर आता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये है ए का बी पर प्रक्षेप। और बी का ए पर प्रक्षेप तो बी डॉट ए अपॉन मॉड। यहां से बात समझ में आएगी आपको, दोबारा समझा देता हूं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जब मैंने इस वेक्टर पर यहां लंब डाला तो प्रक्षेप कितना आया इसका? मॉड ए कॉस थीटा। याद आया? अभी तो बताया ना, ठीक? अब प्रक्षेप तो इतने ही है, लेकिन ये प्रक्षेप जो है वो तो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, परिमाण है। मुझे क्या चाहिए? वेक्टर, ठीक है? तो वेक्टर लाने के लिए क्या किया मैंने? इस b का जो यूनिट वेक्टर है वो है b कैप, समझा रहे? तो b कैप अगर इसका यूनिट वेक्टर है तो b कैप की गुणा किससे हो गई? a cos थीटा से। तो ये वेक्टर निकल आया इसकी दिशा में, समझ आ रहा है? किसी भी यूनिट वेक्टर को जब हम किसी राशि से गुणा करते हैं तो उतना लंबा वेक्टर निकल के आ जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की तो लंबाई एक है। अब जिससे भी गुणा करोगे उतनी लंबाई का वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो एक तरह से बी का ए पे जो प्रक्षेप है, या मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो आ जाएगा आपके पास मॉड ए कॉस थीटा। और अगर मैं इसे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर आ जाएगा इसकी दिशा में, ठीक है? अब ये जो b है, b का मान कितना होता है? b बटे मॉड, और प्रोजेक्शन जो आएगा वो तो मॉड में आएगा। तो पहले क्या किया हमने कि b a का b की दिशा में हमने घटक निकाला, फिर हमने b के यूनिट वेक्टर से उसे गुणा कर दिया, वेक्टर आ गया। और वेक्टर का जब मॉड निकाला तो प्रोजेक्शन आ गया। क्लियर है? और अगर हम प्रोजेक्शन नहीं मतलब अगर हम मॉड नहीं निकालते तो खाली वो वेक्टर निकल के आता जो a का, जिसका परिमाण a का b की दिशा में परिमाण उतना ही है जितना a का b की दिशा में प्रक्षेप है।
और बी कैप से मल्टीप्लाई करते ही बी की दिशा में वेक्टर निकला। बात पहुंच रही है? चलो ये कितना हो जाएगा अगर हम मॉड लगाएंगे तो ए मॉड कॉस थीटा बी मॉड बटे बी मॉड तो था ही, ये क्या बन गया ए डॉट बी अपॉन प्रोजेक्शन। ये प्रूफ हो गया, ऐसे उसका खुद कर लो। ये निकला है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, ठीक है। ये हम रखते हैं कि ए का बी पे निकालेंगे तो बी के मॉड से भाग करेंगे, बी का ए पे निकालेंगे तो ए के मॉड से भाग करेंगे। कहानी आती है यहाँ से। अब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे निकालें? अगर कोण निकालना हो तो मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं? तो हमें मालूम है ए डॉट बी कितना होता है, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा निकल आया है। कॉस थीटा का मान निकालो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए थीटा बराबर कॉस इनवर्स करते हैं। अब समस्या क्या आएगी? ए डॉट बी तो खुद हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, है ना। अब ए डॉट बी कैसे निकलेगा? अब आप कह रहे हो कोण निकालो, कोण कह रहे हो ए डॉट बी का यूज करो, और ए डॉट बी हम निकालते हैं कॉस थीटा की हेल्प से, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए था, आया नहीं दिमाग में? चलो अब बताते हैं आगे। क्वेश्चन भी हमें बताना, आंसर भी हमें बताना है। इफ ए बराबर है a1 i प्लस a2 j प्लस a3, ठीक है बात। ए वेक्टर है, तीन घटक होंगे उसके, तीनों घटक मैंने उसके कह दिए a1 a2 और a3। ये बच्चा बहुत परेशान है, क्या नाम है तुम्हारा? तौहीद। क्या हुआ, कैसे परेशान हो आज? तुमने ना मेरे ख्याल में ना तो वीडियो देखे ना तुम पिछले 2-3 क्लासों में आए हो। यही स्थिति है, पहली बार आए हो आज और आ रहे हो लगातार? क्या बेटा? 2-3 पहले आए। चलो बी वेक्टर कितना आएगा? b1 i प्लस, ये सारे चैप्टर चैन की तरह होते हैं, साइकिल की चैन होती है, साइकिल तो सब चलाते हो, एक कुंडा तोड़ दो, अब तुम कितने पैडल मारते रहो। तो अगर आप डेली का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक भी दिन छूट गया तो वो सब खत्म हो गया आगे का जितना भी। तो ए डॉट बी हम निकालेंगे, चलिए निकालें। ए डॉट क्या होगा भाई? a1 i प्लस, अब ये कैप नहीं लगा रहा, कैप लगाने में लग रहा बहुत टाइम, मन में मान लो, हम तो मैथ वाले हैं, खुद ही मान लेते हैं, प्लस a3k इसका डॉट b1 i प्लस b2 j प्लस b3k। ज़्यादा मान लेना, कभी कहोगे सर आपने तो कह दिया मान लो, कभी एग्जाम की कॉपी में लिखा हो मान लो, तो इसमें एक हल हो गया है। अब डॉट निकाल, तो पहले इसका डॉट सबसे निकलेगा, है ना। तो पहले जब इसकी गुणा b से b1 से होगी तो आएगा a1 b1 i डॉट i, फिर i का डॉट किससे होगा? जब i का डॉट j से होगा तो क्या हो जाएगा? छोड़ दो, नहीं कर रहे। फिर i का डॉट k से करोगे, अब इसकी गुणा होगी j की डॉट, इससे लेंगे i से j डॉट j 1 होगा तो आ जाएगा a2, तीसरा आएगा a3 b3, क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये किसका मान निकल आया? ये a डॉट b का मान उठा के क्या रखोगे? इस तरीके से निकाल, ठीक है। जब हमें दो वेक्टर दिए होंगे उनके बीच का कोण नहीं दिया होगा तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा। अब आगे से याद कर लेंगे आप कि भाई i और i के जो गुणांक हैं उनको गुणा कर देनी है, a1 b1 प्लस फिर j का j से कर दो, k का, बाकी आना ही नहीं है, हमेशा के लिए रूल बन गया हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें? तीन बिंदु अगर
संरेख हैं तो ठीक है, तो क्या होता है? मतलब त्रिभुज एबीसी है, और मान लो ये है 3 बिंदु ए बी, ये तो त्रिभुज बना रहे हैं, ये संरेख है, ये संरेख है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी एसी वेक्टर बना, इसका मॉड बराबर ए वेक्टर का मॉड प्लस, क्योंकि मॉड करने का मतलब तो लंबाई हो गई। अब ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, अगर ए बी और बी सी वेक्टर को जोड़ेंगे एक तरह से ये तो आ रहा है ए बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो 3 बिंदुओं का संरेख होंगे या 2 वेक्टर संरेख होंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी बराबर मॉड ए, 3 बिंदुओं का संरेख होंगे, तब ये स्थिति बनेगी। और ये जो ए और बी वेक्टर है वो 2 बिंदुओं को मिलाने से एक वेक्टर बनेगा, बाकी 2 को मिलाने से दूसरा। समझ में आ गया? तो ये क्या कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा ए बी लिख दिया, देन अच्छा यही डिस्कशन चल रहा था आप लोगों, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेख। ठीक है, इतने कंसेप्ट से आपकी पूरी एक्सरसाइज निपट जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। पहले इतना उतारो फिर हम आगे।